नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। बीएसपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी है। यूपी और उत्तराखंड के बाद आज झारखंड में पार्टी संगठन दिए गए निर्देश और मजबूती और हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने की यहां पर कोशिशें की जा रही है। इसके लिए निर्देश दे दिया गया है। झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि बैठक के भरोसे ना रहे और अपने पैरों पर खुद खड़े हो, ये मायावती की तरफ से कहा गया। तो ये ट्वीट सामने आया है और ट्वीट में मायावती ने क्या कुछ कहा है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार राज्यवार बैठकों का दौर जारी है। यूपी और उत्तराखंड के बाद आज झारखंड में पार्टी संगठन को निर्देश दिए गए हैं। घोसी उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आज है। बीजेपी सपा पूरे दम के साथ आज प्रचार करेगी। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। न्यूज़ वन इंडिया पर बोले सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर, बीजेपी पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है। यूपी राजभर की तरफ से कहा गया है सपा पिछड़ों को और पीछे धकेल रही है। शिवपाल यादव भी तो दल बदलू ही है। समाजवादी पार्टी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। यूपी राजभर की तरफ से बयान सामने आया। देखिए राजेश, हमारे साथ इसमें ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जुड़ गए हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आज आखिरी दिन क्या घोसी के रण को जीतने के लिए कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। क्या रणनीति आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्योंकि माना जा रहा है कि आप न खाली दारा सिंह चौहान का बल्कि सुभाषपा के लिए भी एक प्रतिष्ठा का ये चुनाव माना जा रहा है घोसी का। देखिए, यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। हम लोग गांव-गांव में हमारी टीम चौपाल लगा करके सबको बता दिया है। जिसका एक नज़र या एक झलक कल आपने मीटिंग में देखा होगा। मैं आपसे ले चलता हूँ 1989 में माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में माननीय मुलायम घटना गेस्ट हाउस कांड, समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा मायावती जी की हत्या कराने की कोशिश की गई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी की हत्या कराने पर सफाई तुले थे। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करके जान बचाया और उन गुंडों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर के मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री एक बार नहीं 3-3 बार बनाया। उसके बाद आज हम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से आज हम चर्चा में हैं। संजय निषाद जी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को नेता बना रही है और समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूट रही है। तो यहाँ जनता में इस बात का संदेश है कि एक तरफ लुटेरा है, एक तरफ हक दिलाने वाला है, एक तरफ हक लूटने वाला है। तो जनता करे कि नहीं नहीं भैया, ये 27% रिजर्वेशन जो 1991 से लागू है उसका लाभ हम लोगों को नहीं दे रही है। 4 बार सपा की सरकार थी। नाई, गुणपाल, प्रजापति, कुमार बिंद, केवट, मला, राजभर, चौहान, आराकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, चौरसिया, गुप्ता, विश्वकर्मा, इनको नहीं मिल रहा है। तो इनको जब नहीं मिल रहा है तो फिर ये उनको क्यों वोट देंगे? ये सब लोग मूव कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। तो जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब एक तरीके से कह रही है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, बूथ कैप्चरिंग तक का कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग करा सकती है समाजवादी पार्टी। भाई मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी जब सरकार रहती थी तो गुंडा राज, गुंडई के लिए प्रसिद्ध है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की आम आदमी से बात होती थी तो ये कहा जाता था कि ये सपा समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। गरीबों की जमीन पे कब्जा कर लेना, गरीबों को मारना और थाने मुकदमा न लिखने देना। तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं। अभी आज ही सुबह एक यादव को लड़का मिला, रो रहा था कि यादव ने ही उसकी जमीन जबरी कब्जा कर लिया है। जब आधे का शेयर है तो आधा उसको देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का तमाम केसेस आज भी मिल रहे हैं। तो जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, हम वो 100% सही कहा है। अगर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, धमकी दिया है, तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित होनी चाहिए और चुनाव निष्पक्ष हो। एक आखिर सवाल, कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी सभा से कहा था दारा सिंह चौहान जी को अपने साथ लेके कि सुबह का भूल अगर शाम को घर वापसी करे तो भूला नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे लेके समाजवादी पार्टी लगातार दल बदलू की बात कहने कि यहाँ के लोगों ने इतनी जल्दी उनको धोखा दिया है, इसलिए उनको यहाँ से नकारने का काम करेंगे।
तो उनके साथ जो प्रचार कर रहे हैं शिवपाल यादव जी, वो तो दल बदल हुए हैं। यही अखिलेश जी उनको कह रहे थे कि बीजेपी में काम करते हैं। जब उनको बंगला मिला या सुरक्षा मिली तो दर्जनों बार अखिलेश जी ने उनको बीजेपी का बताया कि ये बीजेपी के नेता होगा, या बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज वही बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का छोड़ करके दल बदल लिए ना, आ गए सपा में, है ना प्रमाण। आज वही दल बदलू प्रचार कर रहे हैं आज वही दल बदलू प्रचार कर रहे हैं। तो दल बदलू, जो दल बदलता वो दूसरे को एक समझता है। और यही समाजवादी पार्टी के लोग, जब दारा चौहान जी बीजेपी छोड़ के गए सपा में, तब दल बदलू कोई नहीं बोला। कोई मर्द समाजवादी पार्टी में नहीं था कि जो मर्द ये कह सका हो मऊ का या घोसी का कि नहीं दारा चौहान बीजेपी के, हम इनको टिकट मत दीजिए। अखिलेश जी के सामने किसी की हिम्मत पड़ी बोलने की? आज लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। तो ये जब उनके ऊपर बीतती है तब उनको तकलीफ होती है, जब दूसरे के ऊपर आता है तब उनको। वहीं घोसी उपचुनाव पर मंत्री विजय लक्ष्मी का बयान सामने आया है। घोसी की हर एक महिला, बिटिया और बहन ने बीजेपी के लिए मन बना लिया है। घोसी विकास के साथ जुड़ने के लिए आतुर है। दारा सिंह को विजय बनाकर घोसी मुख्य धारा से जुड़ेगी, ऐसा विश्वास है। इस सरकार में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया गया है। यही कारण है कि सपा डर गई है, मगर बूथ कैप्चरिंग की बात तक ना सोचे, क्योंकि यह योगी राज है। निष्पक्ष चुनाव के प्रति निर्वाचन आयोग से अपील है और विश्वास भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉकी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप चैंपियनशिप टीम इंडिया को बधाई। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ एक उल्लेखनीय वापसी वाली जीत, जो हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के अविश्वसनीय धैर्य और जुनून को दर्शाती है। ये ट्वीट हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा रहे हैं। यहां पर हॉकी टीम को बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये ट्वीट, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया को बधाई दी और ये कहा कि ये उल्लेखनीय वापसी है, जो हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के जुनून को दिखाता है। दिल्ली से खबर है, राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से ये सीट खाली हुई थी और अब आपको बता दें कि नाम की घोषणा कर दी गई है। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की इसमें घोषणा की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से ये राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। अब इस पर चुनाव होगा और इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। तो उम्मीदवार का यहां पर ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम घोषित किया है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, ये जो घोषणा है बीजेपी ने ऐलान कर दिया है बीजेपी उम्मीदवार का, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा उपचुनाव के लिए दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और ऊपरी सदन की यह सीट चूंकि बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई थी, इस सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन कहीं ना कहीं वोटों की गिनती भी होगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का बीते 26 जून को दिल्ली में निधन हो गया था। वो 74 वर्ष के थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सीट खाली चल रही थी और इस सीट पर 15 सितंबर को ही वोट डाले जाएंगे और उस दिन गिनती होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं भरोसा जताया है यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर और अपना राज्यसभा उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं इन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें अरुण सिंह, क्योंकि
जो भी उम्मीदवार की घोषणा होती है वो अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्यालय के प्रभारी हैं, उनकी ओर से ये पत्र कहीं न कहीं सीधे तौर पे जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव हेतु कहीं न कहीं उनके यानी कि दिनेश शर्मा के नाम पर स्वीकृति प्रदान की है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या दिनेश शर्मा की बात करें, एक स्वच्छ छवि रही है जब वो डिप्टी सीएम जिस दौरान वो थे उसके बाद से ही कहीं न कहीं उनकी स्वच्छ छवि रही है और भारतीय जनता पार्टी में काफी उनकी पकड़ भी रही है और काफी माने जाने चेहरे भी है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम को राज्यसभा उपचुनाव यूपी के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दिनेश शर्मा का लगभग जीतना तय है पीयूष। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यही कहीं ना कहीं कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें भी नहीं है और निश्चित रूप से दिनेश शर्मा का लगभग जीतना भी इस तरीके से कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा पीयूष, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला क्या टक्कर का बताया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। दिनेश शर्मा ये बड़ा नाम जिनको उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतारा है, कितना महत्वपूर्ण और इसके पीछे की क्या रणनीति समझी जाए। देखिए अगर हम बात करें तो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा का चेहरा काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई बार आपने देखा कि जब भी चाहे राष्ट्रीय महासचिवों के बनाने की जब चर्चा हो रही थी तब भी दिनेश शर्मा का नाम निकलकर सामने आया था और कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य कई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं कई चीजों को लेकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बैठकें की और ये बात स्पष्ट थी कि जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई महत्वपूर्ण पद भी देगी और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से कहीं न कहीं जो उपचुनाव राज्यसभा के होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उसके लिए कहीं न कहीं इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक लंबा समय बीत गया क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के और यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इन्हें एक महत्वपूर्ण पद दे सकती है। हालांकि कई बार जब भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ तो उस दौरान भी दिनेश शर्मा का नाम निकलकर सामने आया था। ऐसे में अब कहीं न कहीं जब चुनाव होंगे 15 सितंबर का ये शेड्यूल बताया जा रहा है चुनाव का, तब कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ फिलहाल तैयारी है। फिलहाल बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उम्मीदवार कहीं न कहीं राज्यसभा के उपचुनाव के लिए बना दिया है दिनेश शर्मा को। बिल्कुल, क्या इसको एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, लेकिन उसके बाद उनको वो पद नहीं मिला। हो सकता है कि वो नाराज चल रहे हो, उसको देखते हुए उनको अब उम्मीदवार बनाया गया हो। क्या इस लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है पीयूष? अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से संभावनाएं कई जताई जा रही हैं और राजनीति में कई बातों को लेकर चर्चा होती है, कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जब भी दिनेश शर्मा से हमारी बातचीत हुई या कभी भी दिनेश शर्मा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते थे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ नहीं बोलते थे, वो बीजेपी के समर्थन में बोलते थे और कभी भी उनका रुख नाराजगी वाला नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी से। और शायद यही कारण रहा है कि एक लंबा उन्हें इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उनकी झोली में राज्यसभा सीट डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तो बीजेपी की यही खूबसूरती है कि जितना पेशेंस बीजेपी के नेता रखते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सिर्फ नेतृत्व है उस नेता के लिए कहीं ना कहीं बेहतर ही कुछ करती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कड़ी में इसे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए जो पूर्व डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा, उनको कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अब इस सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन गिनती होगी और निश्चित रूप से हरिद्वार दुबे जो कि सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो रही है। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि कई नाम थे जिन्हें कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए चर्चा में चल रहा था इससे पहले, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा पर अपना भरोसा जताया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि साल 2020 में बीजेपी ने 8 नेताओं को राज्यसभा में भेजा था, जिसमें बीएल वर्मा की बात करें या हरिद्वार दुबे का नाम शामिल था। इसके साथ ही बीजेपी की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो नेता है, खासतौर पुराने नेता हैं जिनका संगठन में पकड़ है, जिनका पार्टी में पकड़ है, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, उनको किस तरीके से बेहतर जो पद है वो कहीं ना कहीं दिया जा सके। इसके साथ ही आपने देखा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार हाल ही में बनाया गया था। तो निश्चित रूप से कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से, बीजेपी के आला कमान की ओर से लगातार आपने देखा कि एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकें भी बीजेपी मुख्यालय में हुई थी और बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के घोसी के रण का प्रचार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा, जिसको लेके लगातार विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो अपनी अपनी रणनीति बना रही है। पर सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी का जो सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र में किस तरीके से रणनीति है, किस तरीके से 75,000 वाली मुस्लिम जो आबादी है उसको रण को भेजने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई। इसके साथ हमारे साथ बहुत करने के लिए मौजूद है खुद अल्पसंख्यक प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली जी। बासित भाई, लगातार आप इस रण में लगे हुए हैं, 75,000 मुस्लिम यहाँ से आते हैं, पूरा टारगेट बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि पूरे 75,000 के 75 वोट उनको पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को पढ़ते थे, लेकिन अब जैसा आपने बताया MY फैक्टर का मतलब मोदी योगी फैक्टर भी है। और जो लाभार्थी हैं बड़ी तादाद में, जो काम हुए हैं, जो शिक्षा में काम हुए, चिकित्सा में काम हुए हैं, जो गरीबों को छत मिली है, राशन मिला है, लाभार्थी बने हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप देखिएगा इस चुनाव के अंदर जो समाजवादी पार्टी की भूल है कि वो सब एक साथ गिन लेते हैं कि 75,000 मुसलमान हमारे। अब ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यही एक बड़ा फैक्टर है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बिरादरियों को गिनना अब मजबूरी नहीं है, क्योंकि बिरादरियां सभी, जब हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। और ये विश्वास जो इनके आंकड़े उनको फेल करके लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही, क्योंकि ये बिरादरियों को तोड़ मरोड़ करके और अपने वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80% की और 100% की भागीदारी तक जाएगी। अभी हम इनसे ज़्यादा वोट लेंगे और मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ये निश्चित आप देखिएगा कि जो इनके जातिगत आंकड़े हैं वो इस बार फेल होंगे। क्योंकि आज आखिरी दिन है 5 बजे का, कुछ अपील करना कहेंगे घोसी की जनता से? देखिए, चुनाव सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, ये चुनाव यहाँ की विधानसभा जो घोसी है इसके विकास जो एक साल रुका रहा, सत्ता परिवर्तन होता तो आप अलग तरह से चलते, लेकिन ये समझदारी से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज हमारी नीति है, नियत है और विकास है। मऊ के अंदर यूनिवर्सिटी हो, मऊ के अंदर विकास हो और मऊ के अंदर सबका साथ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं, एक अच्छा मऊ देखना चाहते हैं, अच्छा घोसी देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट आपको निराश नहीं करेगा, वो गुंडागर्दी पर चोट करेगा, वो भ्रष्टाचार पर चोट करेगा और वो विकास की तरफ आपको लेके चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वासिफ भाई थे, कहते कि मुस्लिम अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, एक जज्बा है, एक विकास की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ एक समुदाय है और मऊ और घोसी के विकास के लिए एक बार फिर से सबको मत देना चाहिए, ये कहना है बासित अली का। देखना होगा कि जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को मत खुलेगा तो कितना प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिनता सिंह के लिए अपना चुनाव प्रचार कर रही है, वो क्या जीत को तो बदल सकते हैं इसको कि नहीं बदल सकते, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1।